जी बेटा, तो कल हमने जो रीज़न पढ़ी थी फेलियर की, वो हेल्थ से रिलेटेड थी कि जो मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन जनरली, बट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़, वो बेटर वे में उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंटल वर्क ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर अगर जो है उनकी सेहत क्या होगी, बेटर होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे नाकाम होते हैं, और हमारे मुल्क में भी ये इशू है, और ओवरऑल बाकी मुल्कों में भी, जहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा होती है और स्टूडेंट्स के पास उस तरह के ज़राए नहीं होते कि वो अपनी फ़ी को क्या कर सकें, पे कर सकें, तो दे फील सर्टन प्रॉब्लम्स। एंड व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? उसमें एक जो प्रॉब्लम है दैट इज फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल pressure, that is the problem. So nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. Okay, so that is what the writer says कि जो एम्बिशियस हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो गुजारना चाहते हैं, फ्यूचर की जो लाइफ है उनको उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब तालीम हासिल करने के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए आपको जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस आप चूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है। उन मुल्कों में नहीं जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, और ज़्यादातर मुल्कों में जो है वो एजुकेशन जो है वो फ्री है टिल टिल मेट्रिकुलेशन, या आप कह सकते हैं कि जो आपके 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी जैसे 15 ईयर्स तक की एजुकेशन जो फ्री है, इट इज़ अप टू अस कि हम जो बच्चे भेजते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना रोल क्या कर रही है, प्ले कर रही है कि वो फ्री में बुक्स प्रोवाइड कर रही है, यूनिफॉर्म जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कर रही है, और इससे ये है कि एक बड़ी तादाद स्कूल्स की तरफ आती है। तो फिर आगे जब फाइनेंस का इशू आता है, तो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर स्कूल्स में बच्चों को कभी नहीं पढ़वा पाते, तो उसके पीछे रीज़न ऑल द टाइम ये रीज़न नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर एक रीज़न है। तो वो कहते हैं कि जो मोस्ट एम्बिशियस बॉयज़ हैं, जो कॉलेज जो है वो जाना चाहते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर एक सीरियस वन होता है। अ फ्यू पेरेंट्स A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. अब ऐसे भी वालिदैन हैं, अब a few मीन्स के इतनी भी कम तादाद नहीं है, ओके, एक 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 तादाद है वालिदैन की जो ये पोजीशन लेते हैं, ये स्टांस लेते हैं कि जो बच्चा है उसको खुद कमाना चाहिए। द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। ओके, कि अगर उसने अपने अंदर बेहतरी लेके आनी है, अपने अपने हालात को उसने बेहतर करना है, तो ही शुड अर्न। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चे के फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स अपने शोल्डर पे नहीं लेते, बल्कि वो स्टूडेंट के शोल्डर पे डाल देते हैं, अपने बच्चे के शोल्डर पे डाल देते हैं कि ही शुड गो एंड ही शुड अर्न, और जो भी वो पढ़े वो अपना खर्चा वो क्या करे, खुद पूरा करे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज। अब यहाँ पे वे का मतलब है मनी, जो उसके अखराजात हैं फाइनेंशियल, जो उसके जो फाइनेंशियल जो उसकी एक्सपेंसेस हैं वो। अब यहाँ पे वो जो राइटर है, ही टेक्स द साइड ऑफ द बॉय। तो अब यहाँ पे बॉय बॉयज पेरेंट कॉलेज का ये मतलब नहीं कि वो बार बार बच्चे लड़कों को क्या कर रहा है, तनकीद कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। ही इज टॉकिंग अबाउट द रीजंस बिहाइंड देयर फेलियर, और वो ये चाहता है कि अगर रीजंस पता होंगी तो वी कैन जस्ट एलिविएट, वी कैन लेसन दोज रीजंस। ओके, तो वो जब हम उसको कम कर पाएंगे, डिक्रीज कर पाएंगे उन रीजंस को, तो वो फेलियर की जो तादाद है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज व्हाई ही सेज द मैटर ऑफ फैक्ट नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज।
तो वो कहता है कि जो हकीकत में जो है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी लड़के को मॉरली भी, अखलाकी तौर पर भी, ऑट टू बी मीन के ऑट यूजुअली हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। ओके, ये वैसे तो शुड की मीनिंग के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड, ओके, क्योंकि वो पैसिव में यूज हुआ है। तो ऑट जो है वो शुड की तरह से आप यूज करेंगे। यूजुअली हम ऑट को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स, मजबूर किया जाना। सो नो बॉय ऑट टू बी फोर्स्ड, नो बॉय ऑट टू बी कंपेल्ड। किसी भी लड़के को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए किस पर, टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज, कि वो अपनी सारे के सारे जो पैसे हैं, ओके, कॉलेज जाने के एक्सपेंसेस जो है वो क्या करे, खुद ही कमाए। इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किसी भी तरह से इससे बचा जा सकता है। ओके, पेरेंट्स अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है, या कुछ भी जिस भी तरह से बचा जा सके इससे बचना चाहिए। कि बच्चे को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपना कॉलेज की, क्योंकि वो एम्बिशियस है बेचारा, ही वांट्स टू गेट डिग्री, ही वांट्स टू गेट एजुकेशन, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है थ्रू एजुकेशन। एंड इफ देर इज द हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि जो एम्बिशियस बंदा होता है वो तो कुछ भी अचीव करने को तैयार होता है किसी भी तरह से। तो फिर वो क्या करेगा, वो पैसा बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो जाए और अपना जो मकसद है वो क्या करें, अचीव करे। आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर में जो लेसन पढ़ा था आपने, द रिवॉर्ड, वहां पर भी वो बच्चा जो कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता है वो भी क्या है, एम्बिशियस है बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में से गुजर के अल्टीमेटली वो बनता है। लेकिन इसमें, और जैसे कि वो भी लास्ट पे ये रियलाइज करता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसको एक अपनी ख्वाहिश पूरा करने में 60 years लग गए। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि अवॉइड इट, इफ it should be avoided, if in any way it should be avoided. Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. अब जब अगर बच्चा अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को खुद बर्दाश्त करेगा, वो अपने लिए खुद कमाएगा, वो अपने अपने एजुकेशन के एक्सपेंस को खुद उठाएगा, तो क्या होगा, उसके दो बड़े नुकसान होंगे उस बच्चे को। पहला नुकसान क्या होगा, नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी एजुकेशन, आमतौर पे जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव उससे स्टार्ट हो रहा होता है, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, नाइदर से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर जब ये है तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब अब यूज करते हैं, जैसे नॉट ओनली डज ही गेट, ओके, तो अगर ये होता पास्ट में होता तो नॉट ओनली डिड ही गेट, और नॉट ओनली हैड ही गॉट, ओके, इस तरह से आप उसको यूज करते हैं। तो न सिर्फ उसकी एक शदीद किस्म की जो है ना वो बेचारगी की जिंदगी होगी इस प्रोसेस से, इस तरीक़ेकार से कि कमाएगा भी और साथ पढ़ेगा भी, जिंदगी भी उस बेचारे की क्या हो जाएगी, वो न गुफ्तबे हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, खस्ता हाल हो जाएगी उसकी जिंदगी। क्योंकि अब देखें कि आप पढ़ भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, तो 6-8 आवर्स तो आपको कमाने में लगेंगे, और फिर इसी तरह से 4-5-6-7 आवर्स जो है वो आपको किस में लगेंगे, वो आपको अपनी एजुकेशन में लग जाएंगे हासिल करने में। तो अल्टीमेटली आप पर डे के हिसाब से आप एटलीस्ट 13-14 आवर्स तो आप क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने अपने उस अ, अपने उस एक चक्की है काम की जिसमें आप पिस रहे हैं। okay? तो उसके साथ क्या आपका होगा, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल। अब माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल का क्या मतलब है कि अब देखें कि एक बच्चा जिसने सिर्फ 5 आवर्स एक कॉलेज में पढ़ना है, और उसके बाद वो फ्री है, वो एक्टिविटीज कर सकता है, वो अपनी सेहत पे तवज्जो दे सकता है, वो खेल सकता है, और अपनी एजुकेशन के पर्पज के लिए वो बैठ के पढ़ सकता है, बिकॉज ही हैज गॉट द टाइम। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ जो है वो अ, हम देखते हैं वो बच्चा जिस पर फाइनेंशियल प्रेशर भी है, तो उसके पास तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। वो तो बेचारा जॉब करता रहेगा, जॉब करने के बाद फिर वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर वो उसको उसको सोने के लिए भी वक्त चाहिए, उसको उसको अपनी और एक्टिविटीज जो लाइफ की है उनको ठीक तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसमें उसकी एजुकेशन भी पुअर होगी और उसकी लाइफ भी पुअर होती है। लाइफ भी पुअर, पुअर से मुराद यहाँ पे वो गरीबों वाली जिंदगी तो नहीं है, बल्कि एक बेचारगी की जिंदगी, एक एक ऐसी जिंदगी की जिसमें आपके बुरे हाल हैं,
काम काम में लगे हुए हैं और आप अपने लिए बिल्कुल वक्त भी नहीं ढूंढ पा रहे. If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. वो कहता है कि अगर बच्चे को कॉलेज जाना ही है तो उस पर ये एतमाद किया जाना चाहिए. He ought to be trusted कि वो जो उसके पेरेंट्स उसको एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन दें, एक माकूल जो है वो हिस्सा उसकी एक्सपेंसेस का उसे दे रहे हैं तो उसको ठीक यूज करेगा. वो बच्चा है और उस पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का क्या करेगा, ध्यान भी रखेगा और वो उसके उनके उनके पैसे का भी ध्यान रखेगा और उसको ठीक तरीके से क्या करेगा, खर्च करेगा जो उसके कॉलेज एक्सपेंसेस है. और उसमें ज्यादातर हिस्सा पेरेंट्स की तरफ से ही जाना चाहिए. हाँ, somehow if the parents they just consider they are unable to pay the whole money, okay, for educational for, for educational expense, तो वो क्या कर सकते हैं, एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन उसको दे दें और कुछ उसको कमाना पड़े ताकि उसको इतना जो है वो अपने सारे के सारे अखराजात को बेयर करने के लिए, एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए उसको सब कुछ ना करना पड़े, बल्कि उसको कुछ उसके एक्सपेंसेस हों जो बच जाते हों जिनको वो क्या करे, फुलफिल कर दे. तो अपनी तरह से कुछ स्ट्रगल करके. लेकिन अगर सारे का सारा खर्चा उसने बर्दाश्त करना है तो फिर उसको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, आवर्स जॉब को ज्यादा देना पड़ेगी. एनी पेरेंट owes this much to his son. और इतना तो जो है वो वालदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की तरफ इतनी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और दूसरी तरफ ये है वो बच्चा उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. लेकिन पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि राइटर आगे रीजन देता है, द बॉय डिडंट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड. क्योंकि बच्चे ने तो वालिदैन को नहीं कहा था कि वो उसे इस दुनिया में लेके आए. So they have brought him here to this world. And if they are responsible for bringing him here into this world, so certainly they're responsible to give him proper means जिससे वो जी सके, वो जिंदगी गुजार सके. तो वो उसके 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 खर्चात को क्या करें, बर्दाश्त करें, उस बच्चे को बेटर एजुकेशन देने की कोशिश करें, उसके उसके कॉलेज लाइफ की एक्सपेंस को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, यूनिवर्सिटी लाइफ की एक्सपेंस को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि मैं अपनी वजह से यहाँ पे हूँ और मैंने सब कुछ ये खुद ही करना है, बल्कि पेरेंट्स को ये फील करना चाहिए कि वो हमारी वजह से यहाँ पर है और हमें उसके एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करना चाहिए. They are responsible for his being here and consequently, resultantly, natijatan, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. तो अब यहाँ पे वो राइटर क्या कहता है कि क्योंकि वो उसके यहाँ होने के, इस दुनिया में होने के जिम्मेदार हैं, तो नतीजतन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको बेहतरीन साजो सामान मुहैया करें. ओके, मीन के जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो उसको मुहैया करें. क्यों? ताकि अब देखें कि अब हम जंग लड़ने के लिए जाएं और हमारे पास वेपन्स ही ना हो तो हाउ वी वुड बी एबल टू फाइट. वी वॉन्ट बी एबल टू फाइट. तो अब इसी तरह से एक बच्चे ने दुनिया के मसाइल का सामना करना है. दुनिया के मसाइल का सामना एजुकेशन और इसके बगैर तो नहीं है, और उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. और पेरेंट्स अगर उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए उसको उसको एक असिस्टेंस ही नहीं देते, फाइनेंशियल असिस्टेंस ही नहीं देते, तो वो तो कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा. एंड इफ ही इज अनेबल टू अचीव दैट गोल, तो इट मीन्स कि आने वाला वक्त उसके लिए मुश्किल है. आने वाला वक्त कैसे मुश्किल है कि जब उसके पेरेंट्स वो जो लाइफ को, जब प्रॉब्लम्स को मीट करने की तरफ जाएगा, तो ही वॉन्ट बी वेल इक्विप्ड. उसके पास तो वो जिंदगी से लड़ने के लिए जो बाकियों के बाद आप देखेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे, उसको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे होंगे, वो तो जिंदगी में कुछ अचीव कर लेगा और उसकी लाइफ तो आसान हो जाएगी, और ये बच्चे की जिंदगी उस तरह से आसान नहीं होगी. सो दे वुड बी द प्रॉब्लम. Okay, so that is why he says, the writer says कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, ताकि वो दुनिया के मसाइल का क्या कर सके, सामना कर सके. ओके, तो ये एक पैराग्राफ आज हमने पढ़ा
इसको फर्दर इसी प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल प्रेशर वाली प्रॉब्लम को आगे डील करेंगे, और एक और रीज़न है फेलियर की, उसको कल हम डील करके we will complete this lesson. Okay, tomorrow we will complete this lesson. Okay, so then we would move on to हमारे पास टेंस आ गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके, सो लास्ट पे हमने बात की थी कि जो परफेक्ट टेंस है दैट टॉक्स अबाउट completion of an event और completion of an event of action। लेकिन जो अगर कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो सर्टेनली उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस को यूज करेंगे। और जो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर इज क्वाइट इजी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपके पास परफेक्ट टेंस है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर आपने जो फॉर्म यूज करनी है वो थर्ड फॉर्म अपनी यूज करनी है। so that is not a big deal, I mean, that is not difficult at all. So if we write a sentence, for example, we say the thief had run away। चोर जो है वो भाग चुका था या भाग गया था। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे पास इस टेंस के समटाइम्स टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास, और उन टू पार्ट्स में हम डिफरेंट टेंसेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आती है आपको कि आप किस तरह से डिफरेंट टू, जो आप कह सकते हो कि टेंसेस हैं, उनको आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हो। जैसा कि अगर हम इसी सेंटेंस को आगे हम लिखें और उसके टू पार्ट्स बनाएं तो वो इस तरह से बनेंगे, द thief had run away, the thief had run away before the police came, before the police came। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है बिफोर द पुलिस केम, इस हिस्से में बिफोर द पुलिस केम, तो यहाँ पे आपने यूज किया है पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है, क्योंकि आपने पुलिस को सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज की है। तो इसमें आपने जो पास्ट सिंपल जब यूज किया तो सेकंड फॉर्म ने यूज किया, तो इसका जो सेंटेंस का मीनिंग ओवरऑल बनेगा वो क्या बनेगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो अब आपने ये नहीं कहना कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर कमिंग द पुलिस और कमिंग ऑफ द पुलिस और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यू हैव टू पुट फर्स्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। और इसमें जो एक्शन पहले हुआ होता है यूजुअली, ओके, सो दैट इज वो जिसको हम देसी फार्मूला कहते हैं। तो वो यही है कि जो काम पहले होता है वो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो काम, जो एक्शन बाद में परफॉर्म होता है उसको पास्ट सिंपल में लिखते हैं। जैसे कि इस एक्शन में जो थीफ है वो भागा पहले है और पुलिस बाद में आई है। ओके, सो दैट इज व्हाई द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो सेकंड वाला जो हिस्सा है वो पास्ट सिंपल में क्या होगा, यूज होगा। ओके, इसी तरह से इसी आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है इसकी और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। ओके, कि जब पुलिस आई
तो चोर भाग चुका था। ये भी इसमें हो सकता है कि जब पुलिस आई चोर जो है वो क्या है, भाग चुका था। तो वो भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि द thief had run away when the police came. Okay. The thief had run away before when the police came. Okay, आप इसको इसका एक इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है। इसके साथ साथ आगे एक दो और एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसमें the train had left the station before I reached there. Before I reached there. कि मेरे वहां पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन से निकल चुकी थी। ओके, तो ये इसमें आ जाएगा बेटा आपके पास जो आमतौर पे ऐसे सेंटेंसेस के जिसमें दो हिस्से होते हैं। वो एक मशहूर ज़माना सेंटेंस आप बोलते रहते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि टू पार्ट्स होंगे। एक पार्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में रखना है, एक पार्ट को आपने पास्ट सिंपल में रखना है। तब आपके जो सेंटेंस है वो क्या बनेंगे, बेटर बनेंगे। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। सेंटेंसेस में आपको बोल देता हूँ और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको लिखवा देता हूँ। ईडियम्स आपको मैं कल फिर लिखवाऊंगा नेक्स्ट वाले, क्योंकि इसमें एक तो टेंस का था थोड़ा सा और लेसन पे थोड़ा टाइम लग गया। यस, लेट्स सी। तो सेंटेंसेस लिखिएगा बच्चे। मेहमानों के आने से पहले वो घर से जा चुकी थी। मेहमानों के आने से पहले वो घर से जा चुकी थी। तो सजाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, डेकोरेट। आप सजाने के लिए यूज करेंगे डेकोरेट एंड डेकोरेट एंड गेस यूज करेंगे मेहमानों के लिए। डेकोरेट के अलावा आप डू अप भी यूज कर सकते हैं। डू अप से जाना होता है किसी चीज को, डू अप ये आप यूज कर सकते हैं। मेहमानों के आने से पहले वो घर से जा चुकी थी। सेकंड सेंटेंस है बेटा, सूरज निकलने से पहले चोर उसके घर में नकब लगा चुके थे। सूरज निकलने से पहले चोर उसके घर में नकब लगा चुके थे। तो नकब लगाने के लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब है जो यूज होता है, और आप इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे साथ ही, क्योंकि ये आपके काम आएगा बाद में भी। ब्रेक इनटू। ओके, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है, नकब लगाना, किसी घर में घुसना। ओके, नकब लगाना। नेक्स्ट बेटा सेंटेंस, क्या तुम्हारा नाम पूछने से पहले उसने तुम्हें पहचान लिया था। क्या तुम्हारा नाम पूछने से पहले उसने तुम्हें पहचान लिया था। तो पहचानने के लिए यूजुअली जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। क्या तुम्हारा नाम पूछने से पहले उसने तुम्हें पहचान लिया था। नेक्स्ट बच्चे, हमारे वहां पहुंचने से पहले, हमारे वहां पहुंचने से पहले मदारी तमाशा खत्म कर चुका था। मदारी के लिए यूजुअली
हम यूज़ करते हैं, जगलर का वर्ड यूज़ कर लेते हैं आप, ओके। और तमाशा या करतब के लिए आप फीट का वर्ड यूज़ करते हैं, फीट, FEAT, फीट, ओके। नेक्स्ट बच्चे, क्या आप सनती नुमाइश देखने गए थे? अब इसमें दो हिस्से नहीं है, तो सनती नुमाइश के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। क्या अदालत ने, इससे पहले वाला सेंटेंस, क्या आप सनती नुमाइश देखने गए थे? और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अदालत ने उसे कल बरी कर दिया था? क्या अदालत ने उसे कल बरी कर दिया था? क्या अदालत ने उसे कल बरी कर दिया था? अदालत के लिए आप वर्ड कोर्ट का यूज करेंगे, आजकल काफी इन है ये वर्ड, एवरीबॉडी नोज। और इक्विटेड, इक्विटेड या इक्विट, वो हम यूज करते हैं किसके लिए? बरी करने के लिए, इक्विटेड। जी बेटा, नेक्स्ट, जब हम वहां पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुकी थी। जब हम वहां पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुकी थी। तो खुदकुशी करने के लिए आप यूज करेंगे कमिट, सुसाइड। और ये भी आजकल काफी लोग जो है वो, स्पेशली कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस, काफी पिछले अरसे से जो है वो उन्होंने सुसाइड्स कमिट की हैं। जब हम वहां पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, जब फायर ब्रिगेड पहुंचा तो मकान जलकर राख हो चुका था। जब फायर ब्रिगेड पहुंचा तो मकान जलकर राख हो चुका था। तो जलकर राख हो जाना के लिए हम यूज करते हैं बर्न टू एशेस, बर्न टू एशेस, ओके। जलकर राख हो जाना, कस्तर हो जाना, जलकर राख हो जाना, ओके। तो फायर ब्रिगेड के लिए आप फायर ब्रिगेड यूज करेंगे। एक और सेंटेंस बच्चे लिख लें, क्या मौसम बहार शुरू होने से पहले फूल मुरझा नहीं चुके थे? क्या मौसम बहार शुरू होने से पहले फूल मुरझा नहीं चुके थे? तो मौसम बहार सर्टनली स्प्रिंग सीजन आप उसके लिए लिखेंगे, और मुरझा जाने के लिए आप मुरझा जाने के लिए यू विल राइट द वर्ड विदर अवे। विदर भी आप जस्ट यूज कर सकते हैं, और विदर अवे भी आप यूज कर सकते हैं, विदर अवे, ओके। विदर अवे, मुरझा जाना। ओके, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट। इसकी बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, जो सेंटेंसेस आपको लिखवाए हैं उन सेंटेंसेस को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और उसके साथ साथ ये जो वोकेबलरी बेटा आपको लिखवाता हूँ, इस वोकेबलरी का मकसद ये है कि आपके, जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स ही हों जो हर जगह पे यूज हों, लेकिन एटलीस्ट इन वर्ड्स को आपने अपने माइंड में रखना है, अपने डेली वोकेबलरी का आपने इसको हिस्सा बना लेना है। और फिर जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन जब आप करें तो वहाँ पे आपने इन वर्ड्स को यूटिलाइज भी करना है। और समटाइम्स जब कोई पैराग्राफ या कुछ भी होता है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट पैराग्राफ, तो वहाँ पे आपको मुश्किल पेश आती है जब आपके पास वोकेबलरी नहीं होती। सो वोकेबलरी और वोकेबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग, ओके। और कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं कैम्ब्रिज की तरफ से भी, और लॉन्गमैन एक स्मॉल डिक्शनरी भी है। और उसके अलावा भी आजकल तो आपके पास कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं कि जिससे आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं। जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर वर्ड्स होते हैं प्रॉपर फीलिंग्स के लिए, और प्रॉपर इमोशंस के लिए, और प्रॉपर आइडियाज के लिए। जब आपके पास आइडियाज हैं, इफ यू डू नॉट हैव वर्ड्स, तो आपके आइडियाज इसी तरह हवा में ही रह जाएंगे, एंड नोबडी वुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ दोज आइडियाज। तो लैंग्वेज जो है
वो आपके आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो आइडिया उस वक्त तक नहीं पहुंच पाता जब तक आपके पास उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड अवेलेबल नहीं होता। तो दैट इज़ वाई हम लिटरेचर में भी यही कहते हैं कि द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड, ओके, इन अ प्रॉपर प्लेस, एस.टी. कॉलरिज ने यही कहा था, क्योंकि वो स्टाइल है। तो अगर आप लिखते हुए किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस आपने करना है और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वर्ड मौजूद है, इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप उसको अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। ऐसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आप, तो ये वोकैबुलरी आपने अपनी डेली वोकैबुलरी का हिस्सा बना लेनी है, ताकि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो लिखने में या किसी भी तरह की, तो वोकैबुलरी एटलीस्ट आपको क्या करे, उसमें हेल्प करे। तो स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी ये जब आपके पास होते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर कन्वे कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you have enjoyed the lecture.